तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इस वाली वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अपन इस पूरी वीडियो में या इस पूरे चैप्टर को अपन दो वीडियोस में कवर करेंगे। इस वाली वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है। साथ ही में मैं आपको कवर कराऊंगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं, और साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट की कब कब पड़ती है। ज्यादातर टॉपिक्स आपको लिखे दिख रहे होंगे, जो नहीं लिखे हुए हैं वो आगे वाली स्लाइड्स में दिख जाएंगे। और कल वाली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, या जो आगे वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने या फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने प्रकार से डिटरमाइन हो सकता है। ठीक है, और साथ में ही इक्विलिब्रियम क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। और इसी के साथ अपन अपनी 6 नंबर की एक पूरी यूनिट कंप्लीट करेंगे। लगभग ये मान के चलो एक एक दो वीडियोस में ही मैं ज्यादातर टॉपिक जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज अब अपने पास समय बचा नहीं है ना। जल्द से जल्द अपन कंप्लीट करेंगे हमारा सारा सिलेबस, पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को। आईडी में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, वीडियोस डल चुकी हैं। ठीक है, और अच्छे नंबर इकोनॉमिक्स में स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है? बेसिकली बेटा इसको ऐसे समझो कि हर इस दुनिया में लगभग 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, और हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी, सारी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी यूज करती हैं। इंडिया इंडियन रुपीस यूज करता है, चाइनीज येन यूज करता है चाइना, देन जापान अलग करेंसी यूज करता है, अमेरिका डॉलर यूज करता है, यूरोपियन नेशन पॉन्ड्स और यूरोज यूज करते हैं, है ना। तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके के करेंसीज यूज करती है। लाइक पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपी यूज करता है, नेपाल नेपाली रुपी यूज करता है। उसका जो वैल्यूएशन है इंटरनेशनल मार्केट में वो अलग अलग है, हमारी कंट्री का, दूसरी कंट्रीज का, सबका वैल्यूएशन अलग अलग है। सो सारी कंट्रीज अपने अपने हिसाब से जो चीजें हैं वो, या जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करते हैं। तो अब बात क्या आती है कि मेरी करेंसी किसी दूसरी की कंट्री की करेंसी से कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, या मैं मेरी करेंसी को दूसरी करेंसी में मुझे बदलना पड़ेगा तो मैं किस रेट पे बदलूंगा, तो उसको, उस बदलने के रेट को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है? इट इज अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर करेंसी। एक करेंसी जब दूसरी करेंसी से बदलाती है तो जिस रेट पे वो बदलाती है उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे मान के चलो कि आज के समय में $1 90 रुपए के बराबर, तो मैं 90 रुपीज लेके जाऊंगा तब कहीं जाके मुझे $1 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रेट एक्सचेंज हुआ, कैसे पता चला कि $1 90 रुपए के बराबर है? विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो वो रेट जिसपे एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज की जा सकती है उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझ आया? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है सर? फॉरेन एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट, इंटरनेशनली एक ऐसा रेट जो कि एक करेंसी दूसरी करेंसी को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बाद हमें दो टॉपिक और पढ़ने हैं, जिस करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं ये कम ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है, कई बार कई कंट्रीज अपने मर्जी से भी कम ज्यादा करती है ना। क्यों करती हैं, क्या करती हैं, ये अपन कभी जब मेरे पास अगर समय बचता है तो मैं इसके ऊपर एक बहुत अच्छी लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल में सिर्फ अपने को मेजर टॉपिक समझने, क्योंकि मैं शॉर्ट बना रहा हूँ तो इतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। बट अभी फिलहाल में हमें ये पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता था? अपने अकाउंटेंसी में पढ़ के आए, किसी भी चीज की वैल्यू में कमी आना डेप्रिसिएशन, या किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ जाना एप्रिसिएशन। तो करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हमारे देश की करेंसी किसी दूसरे देश की करेंसी से क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट इज नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन। पहले 60 रुपए का $1 मिलता था, अब 90 रुपए का $1 मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी करेंसी हम ज्यादा दे रहे हैं $1 खरीदने के लिए, तो हम वो करेंसी क्योंकि ज्यादा दे रहे हैं, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही, इसको बोलेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन। वहीं पर पहले 60 रुपए का $1 मिलता था, अब 40 रुपए का मिल रहा है सपोज,
तो कहीं ना कहीं हम लोग अब कम पैसा दे रहे हैं डॉलर खरीदने के लिए, तो हमारी करेंसी क्या हो रही है, मजबूत हो रही है, उसको हम बोलेंगे करेंसी एप्रिसिएशन। तो ये दो टॉपिक है, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है जब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, इट इज नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन। और जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, इट इज नोन एज करेंसी एप्रिसिएशन। अब ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता क्या है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ चलो। ये क्यों होता है और क्या होता है, ये क्या होता है ये तो समझ आया। क्यों होता है, ये बेसिकली कंट्री की इकोनॉमी की वजह से हो सकता है, करेंसी कंट्री की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से हो सकता है। कंट्री अगर ज्यादा इंपोर्ट कर रही है तो हमारी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। करेंसी एक्सपोर्ट, कंट्री अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है तो हमारी करेंसी जो है वो क्या होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, व्हाई ओनली यूएसए, यूएसए की जो करेंसी है उसको पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड जो है वो ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों ज्यादा यूज करता है, बिकॉज यूएसए की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल इकोनॉमी है। ठीक है, जबकि यूएसए से भी मजबूत करेंसीज हैं, लाइक कुवैती दिनार, कुवैती दिनार इज अराउंड 240 280 रुपीस के समथिंग का है ना, 280 रुपए का एक कुवैती दिनार है। डॉलर तो 90 रुपए का एक दिनार है। डॉलर से ज्यादा महंगा हमें यूरो मिलता है, पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन हम फिर भी उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज क्यों नहीं करते, बिकॉज यूएसए जो है वो एक स्टेबल कंट्री है, उसको आप हिला नहीं सकते, है ना। वो किसी एक सिंगल सेक्टर में नहीं डिवाइडेड है। जैसे अगर आप बात करो यूएसए की, तो यूएसए सिर्फ डिफेंस अकेले में नहीं है, या वो सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, या वो सिर्फ टूरिज्म में नहीं है, या वो सिर्फ किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं है, हार्डवेयर इंडस्ट्री में नहीं है, वो सब जगह है, ईच एंड एवरी प्लेस। दैट्स व्हाई वो एक बहुत ही ज्यादा मजबूत कंट्री है, उसकी इकोनॉमी को हिलाना हंसी खेल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। दैट्स व्हाई उस कंट्री की करेंसी को लोग स्टेबल मानते हैं, ये मान के चलते हैं कि हाँ ये कंट्री की करेंसी अगर हमारे पास रखी रहेगी तो ये करेंसी कभी भी डूबेगी नहीं। ठीक है, दैट इज नोन एज, दैट्स व्हाई ये जो करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है ये इन कुछ वजहों से होता है, इकोनॉमी के ग्रोथ की वजह से, है ना, इकोनॉमी के परफॉर्मेंस की वजह से। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है उस पर डिपेंड करेगा कि उस कंट्री की करेंसी कितनी मजबूत या कितनी कमजोर होगी, या करेंसी डेप्रिशिएट होगी या एप्रिशिएट होगी। कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से भी कई बार एप्रिशिएशन और डेप्रिसिएशन हो जाता है करेंसी का। जैसे हमने 1991 में हमारी करेंसी क्या करी थी, डेप्रिशिएट करी थी जान करके। क्यों डेप्रिशिएट करी थी, ताकि हमारी जो मुद्रा है वो विदेश के हिसाब से थोड़ी सी कमजोर हो जाए, हमें लोन रिपेमेंट में आसानी हो। उसके अलावा कई बार बाहरी ताकतें करवा देती हैं, कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देयर आर मेनी रीजंस, मेनी वेज फॉर करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये तो नहीं आता है पेपर में, आपको यही आ जाएगा कि करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता क्या है ये बता दो। तो हमने देख लिया कि करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हमारी फॉरेन कंट्री में, फॉरेन मार्केट में अगर हमारी करेंसी धीरे धीरे करके कमजोर हो रही है तो करेंसी डेप्रिसिएशन, और मजबूत हो रही है तो करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक समझ आए, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन क्या होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट। अब जैसे सपोज मान के चलो वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट क्या होता है सर, ऐसी मार्केट जहां पे वेजिटेबल बिक रही है, वेजिटेबल मार्केट। क्लोथ मार्केट क्या होता है सर, जहां पे क्लोथ्स बिक रहे हैं, क्लोथ मार्केट। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होगा सर, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज बिक रहा हो, मतलब विदेशों की जो नोट्स है वो एक्सचेंज हो रहे हो। बिक रहे हो इन द सेंस ये नहीं कि डॉलर के नोट बिकने चले गए किलो के हिसाब, यहाँ पर वो एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, कि हमारी कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से हम एक्सचेंज करने जा रहे हैं, तो जिस जगह पर हम एक्सचेंज करेंगे दैट मार्केट प्लेस इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये उसका मीनिंग है, ये उसके मायने हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ प्लेस वेयर वन करेंसी इज एक्सचेंज विद अनदर करेंसी। एक ऐसी जगह जहां पर एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज होती है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। फिर इसके फंक्शंस क्या क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। सबसे पहला ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाना, ट्रांसफर करना, जैसे कि बैंक करता है। ठीक है, हमारी करेंसी जैसे मैंने भाई 10,000 रुपए डाले, तो वहां पे अगर किसी को डॉलर में निकालने होंगे तो वो ट्रांसफर करके निकाल सकता है डॉलर में, जरूरी नहीं है कि वहां इंडियन रुपीस में निकले पैसे। ठीक है, कटेंगे इंडियन रुपीस से, थोड़ा बहुत बैंक उससे चार्ज करती है पैसा उस कन्वर्जन का, बट ट्रांसफर ये होता है ट्रांसफर फंक्शन की, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना अमाउंट को, दैट इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की वजह से हो सकता है ना,
सम काइंड ऑफ और भी कई सारे टूल्स होते हैं, चेक वैक वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, उनसे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। ऑल टोटल हमारी करेंसी जब हम दूसरी करेंसी में ट्रांसफर करते हैं या दूसरे बंदे के पास ट्रांसफर करते हैं विदेश में, दैट इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम ये होता है, ट्रांसफर फंक्शन। देन क्रेडिट फंक्शन, उधारी वाला फंक्शन। हाँ सर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें कई बार उधारी पे भी काम करवा देता है ना। क्रेडिट अगर हमें लेना है या क्रेडिट हमें देना है किसी को, क्रेडिट पर कोई सामान बेचा हमने, कोई पेमेंट करी हमने किसी को, या क्रेडिट पे हमें कोई पेमेंट रिसीव हुई, तो वो काम भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करके देता है ना, उधारी पे। और लास्ट इज हेजिंग फंक्शन। हेजिंग, ये कई बच्चों ने ये शब्द नहीं सुना होगा, शेयर मार्केट वाले जो होंगे उन्होंने तो सुन रखा होगा। जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस टॉपिक होता है उसमें आता है ये हेजिंग। हेजिंग होता क्या है बेसिकली, जब दो लोग आपस में व्यापार कर रहे हैं, सपोज मान के चलो मेरे कोई व्यापारी है जो कि यूएसए में बैठा हुआ है और मैं उससे ये पेन एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो अगर मैं उससे पेन एक्सचेंज कर रहा हूँ या फिर मैं ये पेन उसको बेच रहा हूँ, मैंने 1 लाख पेन उसको बेचे और मैंने बोल दिया कि भैया हम इसकी पेमेंट जो है वो फ्यूचर में करेंगे, 15 दिन 20 दिन बाद करेंगे, है ना, 2 महीने साल भर बाद करेंगे, व्हाटएवर जो भी समय के बाद करेंगे, लेकिन उस समय पे नहीं करेंगे जिस समय पे जो भी उस समय मार्केट रेट रहा है, हम आज के मार्केट रेट पर फिक्स कर ले रहे हैं वो अमाउंट कि 90 रुपए अगर आज के समय में $1 है तो हम 2 महीने बाद जब पेमेंट करेंगे तो 90 रुपए के हिसाब से ही करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि अगर $100 हमें देना है तो हम 90,000 रुपए ही आपको देंगे, ठीक है, सॉरी 9,000 रुपए ही आपको देंगे। आपको कल को अगर 95 रुपए हो जाएगा, 95 हो जाएगा, तो हम आपको 9,500 नहीं देंगे, हम आपको 9,000 रुपए देंगे। दैट इज नोन एज हेजिंग। हेजिंग मतलब फिक्स कर लेना अमाउंट आज के रेट पर। आज के रेट पर मैंने अमाउंट फिक्स कर लिया कि मैं फ्यूचर में भी इसी रेट पर आपसे डील करूंगा। दैट इज नोन एज हेजिंग फंक्शन। तो ये काम भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारे बिहाफ पर करता है। तो दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर फंक्शन, पैसा ट्रांसफर करना, क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट पर देना, उधारी पर देना, महीने भर की, 2 महीने की, और हेजिंग फंक्शन, एक अमाउंट फिक्स कर लेना कि हाँ भैया फ्यूचर में जो भी आप ट्रेड करोगे वो इसी अमाउंट पे ट्रेड होगी। दैट इज नोन एज हेजिंग फंक्शन। फिर बात करें टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते कितने प्रकार के हैं? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 प्रकार के हैं। स्पॉट मार्केट, जहां पर ट्रांजैक्शन जो है या लेन देन जो है करेंसी का वो ऑन द स्पॉट हो जाएगा, दैट इज नोन एज स्पॉट मार्केट। और फॉरवर्ड मार्केट, जहां पर लेन देन जो है वो करेंसी का वो एक आने वाली निर्धारित डेट पे होगा या एक निर्धारित आने वाले समय पे होगा, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड मार्केट। तो होपफुली आपको ये पूरे टॉपिक समझ आए होंगे, है ना। अपन ने 3-4 टॉपिक कंप्लीट करे इसमें। सबसे पहले हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिर हमने देखा करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों होता है, ये भी देखा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, और फिर हमने देखा कि टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसी वीडियो में आगे 2 टॉपिक और पढ़ाने वाला हूं। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्यों कब कब डिमांड पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, कब कब हमें सप्लाई की जरूरत पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, ठीक है। वो भी इसी के आगे मैं पढ़ाने वाला हूं। एक छोटा सा क्लिप, ये सारी चीजें रब करके और एक नई स्लाइड आएगी आपके सामने और अपन उस वाले टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे और ये वीडियो यहाँ पर। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड क्यों होती है फॉरेन एक्सचेंज की और सप्लाई क्यों होती है फॉरेन एक्सचेंज की। सबसे पहले डिमांड की बात करें कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों जरूरत है, तो हमारे पास 5 बेसिक टॉपिक्स लिखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें अगर कोई गुड्स और सर्विसेज विदेश से इंपोर्ट कराना है तो हमें डिमांड होगी फॉरेन एक्सचेंज की। तो हम जैसे सपोज मान के चलो मेरे को जापान से कुछ मंगाना है, मेरे को जापान से कैमरा मंगाना है, तो अगर मुझे जापान से कैमरा मंगाना है तो मैं जापानीज येन में उसको पेमेंट करूंगा। ऑफ कोर्स सी बात है वो मेरे से इंडियन रुपीस थोड़ी लेगा, तो उस समय पर मेरे को येन की डिमांड होगी, ठीक है। सो अगर आपको कोई चीज इंपोर्ट करनी है विदेश से, किसी भी देश से अगर इंपोर्ट करनी है, देन दैट इज द मेजर रीजन फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको उस फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ने वाली है या फिर उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। द सेकंड इज टूरिज्म। मुझे विदेश में घूमने जाना है। अब मुझे विदेश में घूमने जाना है तो मैं अगर वहां जाऊंगा तो मैं इंडियन रुपीस तो चला नहीं पाऊंगा, मेरे को उस देश की करेंसी चाहिए। फिर से मुझे उस देश की करेंसी की क्या पड़ेगी, डिमांड की जरूरत पड़ेगी, फिर मैं उस करेंसी की डिमांड करूंगा। द थर्ड इज यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड। मेरे को विदेश में कोई यूनिलेटरल ट्रांसफर करना है, कोई पैसा भेजना है,
अब अगर मुझे कोई पैसा भेजना है, रेमिटेंस करना है, यूनिलैटरल ट्रांसफर करना है, तो मैं उसी करेंसी में कर सकता हूं। तो सबसे पहले तो मैं यहां से भैया लेके जाऊंगा, डॉलर्स में कन्वर्ट कराऊंगा उस पैसे को, और फिर वो डॉलर्स डलवाऊंगा वहां पे, जो भी बंदा मेरा वहां बैठा हुआ है उसको, मेरे को जो भी पेमेंट करनी है उसको, ठीक है। सो उस समय पर भी मुझे डिमांड पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज मनी की। देन थर्ड फोर्थ इज परचेज ऑफ असेट्स इन अदर कंट्री। कोई दूसरी कंट्री में मुझे एसेट्स खरीदना है, किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो भी मुझे जरूरत पड़ेगी, है ना, तो भी मेरी डिमांड बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। एंड फिफ्थ इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है एक तरीके से आप मान के चलो तो लीगल जुआ, ठीक है। स्पेक्यूलेशन बेसिकली होता क्या है कि मैंने 80 रुपए पे जब डॉलर था खरीद लिया, और खरीद के मेरे पास रख लिया हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में, व्हाटएवर जो भी, और जब वो 90 रुपए, 95 रुपए, 100 रुपए हो जाएगा, मैं उस समय पर उस पूरे डॉलर को वापस से मार्केट में निकाल दूंगा। तो बीच का जो 10-20 रुपए मेरे को मिल रहा है 1 डॉलर पे, वो मेरा फायदा है, और उस पूरी एक्टिविटी को अपन बोलते हैं स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी। तो उस समय पर भी मुझे फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। आपको अगर गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करना हो, आपको टूरिज्म के लिए जाना हो विदेश में, आपको यूनिलैटरल ट्रांसफर देना हो अब्रॉड में, किसी प्रकार के कोई असेट्स परचेज करने हो, या फिर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज करनी हो, उस समय पर आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। बात करें डिमांड कर की, तो डिमांड कर जो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, उसका हमारी करेंसी से हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, दूसरा कम होगा तो एक बढ़ जाएगा, ठीक है। ये विदेश की करेंसी अगर सस्ती हो गई तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, और अगर वो महंगी हो गई है तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का, इसलिए ये हमेशा डिमांड कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, नीचे की तरफ स्लोप करता हुआ बनता है, ठीक है। दैट इज नोन एज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। समझ आया क्योंकि जरूरी है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? फटाक से स्क्रीनशॉट लो उसका। नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई की जरूरत कब पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज में? सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें कोई गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करने हो, मेरे को ये पेन यहां से विदेश बेचना है, तो वो मेरे को इंडियन रुपीस में पेमेंट करेगा, तो उस समय पर मुझे सप्लाई की जरूरत पड़ेगी कि भैया अपने यहाँ की करेंसी उसको सप्लाई करो, ठीक। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेश से कोई इन्वेस्टमेंट करना है किसी को, अपने यहाँ पे कोई एसेट खरीदना है, किसी प्रकार का कोई एफडीआई देना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देना है किसी कंपनीज में, वगैरह वगैरह कोई एक्टिविटीज करनी है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है वो करनी है, तो वो डॉलर्स वगैरह में नहीं करेगा, वो काय में करेगा, इंडियन रुपी में करेगा। तो उस समय पर हमें सप्लाई देनी पड़ेगी हमारे फॉरेन एक्सचेंज की या फिर हमारे पैसे की। रेमिटेंस, रेमिटेंस वही यूनिलैटरल ट्रांसफर को भी रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है, सेम बात है। तो विदेश से अगर कोई हमें पैसा भेजना चाहता है, सपोज मेरा बेटा है जो विदेश में रहता है, वो मुझे पैसा भेजना चाहता है, तो वो पहले उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पर भेजेगा, ठीक है। वो नहीं करेगा तो फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उसके बदले में ये काम कर देता है ना, अभी अपन ने पढ़ा ना ट्रांसफर फंक्शन, तो यही होता है, ठीक है। तो वो हमारे ट्रांसफर करके और यहाँ भेज देगा, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। एंड अगेन स्पेक्यूलेशन, हमें कोई किसी कंट्री को हमारी करेंसी से स्पेक्यूलेट करना तो हमें सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज में सप्लाई देनी पड़ती है, ये कुछ रीजन है जो कि हमें फॉरेन एक्सचेंज से डिमांड की जरूरत पड़ती है। बात करें सप्लाई कर्व की, तो सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर डिमांड सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, या प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइसेस कम होंगे तो सप्लाई भी हम कम कर देंगे, वरना हमें नुकसान होगा, ठीक है। सो दीज आर द टू थिंग्स, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमें कब कब जरूरत पड़ती है। होपफुली आपको ये सारे टॉपिक्स समझ आए होंगे, नहीं आए हो एक बार वापस से वीडियो देखो, जो भी टॉपिक्स नहीं समझ आया हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं उसके लिए अलग से शॉर्ट या अलग से एक वीडियो बना के भेजूंगा आपको, ठीक है, या अपलोड कर दूंगा। टिल देन शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon, and all the best for your exams. Thank you so much.